अगर हम सोचें एक दिन अचानक पता चले कि हमारे घर के ठीक नीचे सोने की एक बहुत बड़ी खदान है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? यही ना कि बस अब तो सारी आर्थिक परेशानियां खत्म। हाँ बिल्कुल, रातों रात कोई भी अरबपति बन सकता है। हम जिस विषय पर ये गहन चर्चा करने जा रहे हैं वो इस पूरी सोच को एक ही झटके में पलट देता है। एकदम सही कहा। और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। मतलब बचपन से हमें स्कूलों में या आम बातचीत में यही बताया गया है कि नदियां, जंगल, पहाड़ या खनिज ये सब प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, एक ऐसा खजाना जो बस इंसान के इस्तेमाल के लिए रखा हुआ था। एक बहुत ही आम धारणा है ये। लेकिन जो स्रोत सामग्री आज हमने खंगाली है वो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। असल में प्रकृति हमें केवल कच्चा माल देती है, कोई बना बनाया संसाधन या रिसोर्स नहीं। बिल्कुल। और ये समझना केवल भूगोल का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर इंसान के वजूद और हमारे भविष्य के नियोजन से जुड़ा है। अगर हम इस अवधारणा को गहराई से देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी प्राकृतिक वस्तु अपने आप में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो संसाधन बनती कैसे है? वो संसाधन तब बनती है जब तीन चीजें एक साथ मिलती हैं: प्रकृति, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, और संस्थाएं जिन्हें हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। एक त्रिकोण की तरह। जी हाँ, एक त्रिकोण। इन तीनों के बीच जो गहरा संबंध है वही हमारी दुनिया को चला रहा है। और इस पूरे त्रिकोण के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है इंसान। इंसान ही अपनी तकनीक की मदद से प्रकृति को संसाधन में बदलता है। रुकिए, इस त्रिकोण वाली बात पर मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब अगर मैं जंगल में जाऊं और पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लूं, तो वो सेब तो मुझे सीधा प्रकृति से मिला ना। उसमें टेक्नोलॉजी या संस्थाओं का क्या काम? वो तो प्रकृति का मुफ्त उपहार ही हुआ है ना। ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। लेकिन उस सेब को ही देखिए। दुनिया में लाखों तरह के फल और वनस्पतियां हैं, जिनमें से कई बेहद जहरीली भी हैं। इंसान को ये कैसे पता चला कि कौन सा सेब खाना है और कौन सा नहीं? ओह, मतलब ज्ञान का होना भी एक तरह की तकनीक है। बिल्कुल। ये ज्ञान, ये पहचानना कि ये फल हमारे लिए सुरक्षित है और हमें ऊर्जा देगा, यही मानव का प्रारंभिक तकनीकी ज्ञान है। जब हम टेक्नोलॉजी कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनें या कंप्यूटर नहीं होता। समझ रहा हूँ। किसी भी प्राकृतिक चीज को अपने इस्तेमाल लायक बनाने का ज्ञान ही तकनीक है। और इसके साथ ही उस संसाधन को आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। मतलब उसे हासिल करने की मेहनत उससे मिलने वाले फायदे से कम होनी चाहिए। और हाँ, उसे समाज द्वारा सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए। अच्छा, अब ये बात थोड़ी स्पष्ट हो रही है। मतलब ज्ञान और तकनीक ही उस कच्चे माल को मूल्यवान बनाते हैं। एकदम सही। इसे समझने के लिए मैं एक कुम्हार का उदाहरण सोच रहा था। जैसे कहीं कोई कच्ची मिट्टी का ढेर पड़ा है, वो मिट्टी बस प्रकृति का एक हिस्सा है, उसका अपने आप में कोई खास उपयोग नहीं है। हाँ, वो बस मिट्टी है। लेकिन जब एक कुम्हार आता है, वो अपने कौशल और चाक का इस्तेमाल करता है, तब जाकर वो मिट्टी एक उपयोगी घड़े में बदलती है। तो यहाँ कुम्हार वो इंसान है जो त्रिकोण के केंद्र में है, उसकी कला और चाक टेक्नोलॉजी है, और वो घड़ा एक संसाधन बन गया। बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। लेकिन इस त्रिकोण में जो तीसरा शब्द है, संस्थाएं, वो इस कुम्हार वाले उदाहरण में कहाँ फिट बैठता है? बड़े पैमाने पर इसका क्या अर्थ है? देखिए, इस उपमा को अगर हम आज की आधुनिक दुनिया पर लागू करें तो संस्थाओं का मतलब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी ने अपनी जमीन के नीचे कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा कुआं खोज लिया। उसके पास उस तेल को बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी भी आ गई। ठीक है। लेकिन क्या वो इंसान उस तेल को सीधे अपनी गाड़ी में डाल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंजन खराब हो जाएगा। बिल्कुल। उसे रिफाइन करने के लिए बड़ी बड़ी रिफाइनरीज चाहिए, उस तेल को बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनियां चाहिए, इस पूरे काम में पैसा लगाने के लिए बैंक चाहिए, और इस पूरे व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सरकारी कानून चाहिए। अच्छा, तो ये बैंक, कंपनियां, बाजार और कानून, यही संस्थाएं हैं। जी। बिना मजबूत संस्थाओं के कोई भी टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास को तेज नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी अदर एक इंजन है, तो संस्थाएं वो पक्की सड़कें और ट्रैफिक लाइट हैं, जिनके बिना वो इंजन किसी काम का नहीं बल्कि दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। इंसान इसी इंजन और सड़कों का निर्माण करता है ताकि विकास हो सके। अब जब इंसान ने इस त्रिकोण का इस्तेमाल करके, मेरा मतलब है प्रकृति, तकनीक और संस्थाओं का,
दुनिया भर के संसाधनों पर कब्जा करना शुरू किया तो एक नई होड़ मच गई। बात यहाँ आ गई कि कौन सी चीज किसकी है और कब तक चलेगी। हाँ, और इसी वजह से संसाधनों का वर्गीकरण करना पड़ा। बिल्कुल। स्रोत सामग्री के अनुसार इन्हें अलग अलग खांचों में बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर कुछ जैव होते हैं जिनमें जीवन है, जैसे इंसान, जानवर, वनस्पति, और कुछ अजैव होते हैं जैसे चट्टानें और धातुएं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि ये खत्म कब होंगे। समाप्यता के आधार पर इन्हें नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य में बांटा गया है। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो नवीकरण योग्य है, और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला जो अनवीकरण योग्य है। हाँ, और इसी वर्गीकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा स्वामित्व या मालिकाना हक का आता है। जी, ये तय करना कि संसाधन पर नियंत्रण किसका होगा। कुछ चीजें बिल्कुल व्यक्तिगत होती हैं, जैसे किसी का अपना खेत या कुआं। कुछ चीजें पूरे समुदाय की होती हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क या शमशान घाट। लेकिन असली पेंच तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के बंटवारे में फंसता है। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प भी है। तकनीकी रूप से देश की राजनीतिक सीमा के भीतर जो भी जमीन या खनिज है वो उसी देश का है। हाँ, सरकार को ये कानूनी अधिकार है कि वो सार्वजनिक भलाई के लिए किसी की निजी संपत्ति भी ले सकती है। लेकिन समुद्र की सीमाओं को लेकर जो नियम है वो काफी अनोखा है। ऐसा नहीं है कि जो देश समुद्र के किनारे है उसका पूरे समुद्र पर कब्जा हो गया। तो नियम क्या है? नियम ये कहता है कि तट रेखा से 12 समुद्री मील यानी लगभग 19.2 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र और उसके अंदर के सारे खनिज ही सिर्फ उस देश की राष्ट्रीय संपत्ति माने जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद के समुद्र का क्या? उसके बाद एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, लेकिन तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जो खुला महासागर है उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? कोई भी ताकतवर देश वहां जाकर कब्जा क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के चंद ताकतवर देश पूरे प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर के संसाधनों को आपस में बांट लेंगे। छोटे देशों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये तो है। इसलिए ये वैश्विक नियम बनाया गया कि 200 किलोमीटर के बाद के खुले महासागर का इस्तेमाल बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के नहीं किया जा सकता। ये नियम तो बहुत तार्किक है। लेकिन वर्गीकरण के एक और हिस्से में मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। विकास के स्तर के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, हाँ, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। बिल्कुल। अब देखिए, संभावी या पोटेंशियल संसाधनों की बात तो समझ में आती है। जैसे स्रोत सामग्री में दिया है कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हाँ, वहाँ हवा और धूप दोनों प्रचुर मात्रा में है। पर अभी हमने वहां पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया है, तो वो संभावी हैं। और विकसित वो हैं जिनका सर्वे हो चुका है और हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। लेकिन इसके बाद भंडार, जिसे स्टॉक कहते हैं, और संचित कोष, जिसे रिजर्व कहते हैं, उनका जो जिक्र आता है वो काफी उलझाने वाला है। इसमें क्या उलझन है? मतलब अगर दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, तो फिर दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? ये भ्रम बहुत आम है, लेकिन इसका अंतर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर टिका है। भंडार का मतलब है कि पर्यावरण में कोई बहुत बड़ी चीज मौजूद है जो हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन हमारे पास उसे इस्तेमाल करने का तकनीकी ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? जैसे कि पानी। पानी 2 गैसों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विज्ञान कहता है कि हाइड्रोजन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली स्रोत बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। धरती पर पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पानी को बड़े पैमाने पर तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने की उन्नत तकनीक आज भी हमारे पास नहीं है। इसलिए पानी ऊर्जा के मामले में हमारे लिए महज एक भंडार है। ओहो, मतलब भंडार का सीधा सा अर्थ है कि सामने एक बहुत बड़ी तिजोरी रखी है, उसमें खजाना भी है, लेकिन उस तिजोरी को खोलने की चाबी यानी तकनीक इंसान के पास अभी तक है ही नहीं। बहुत खूब, बिल्कुल यही बात है। और दूसरी तरफ है संचित कोष या रिजर्व। ये दरअसल भंडार का ही वो हिस्सा है जिसे इस्तेमाल करने की चाबी हमारे पास मौजूद है। मतलब तकनीक है हमारे पास। हाँ, हमें पता है कि इसे कैसे करना है, लेकिन हमने जानबूझकर अभी इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। हमने इसे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा के रखा है। जैसे नदियों का पानी। बिल्कुल, हम नदियों के पानी को बांधों में रोककर बिजली बना सकते हैं और बना भी रहे हैं,
लेकिन अभी उसका इस्तेमाल काफी सीमित रखा गया है ताकि भविष्य के लिए वो संचित रहे। अब ये बिल्कुल साफ हो गया। चाबी नहीं है तो वो भंडार है, और चाबी है पर हमने तिजोरी का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है तो वो संचित कोष है। लेकिन ये भविष्य के लिए बचाकर रखने वाली बात इंसान की फितरत से बिल्कुल उलट लगती है। वो कैसे? क्योंकि जैसे जैसे इंसान को तकनीक मिलती गई, उसने ये सोचना ही बंद कर दिया कि ये संसाधन कभी खत्म भी हो सकते हैं। उसने प्रकृति के इन संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यहीं से वो वैश्विक संकट शुरू होता है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों के लालच के कारण संसाधनों का इतना भयानक ह्रास हुआ है कि समाज दो स्पष्ट हिस्सों में बंट गया है, संपन्न और संसाधनहीन, यानी अमीर और गरीब की खाई। और इसका असर सिर्फ समाज पर नहीं पड़ा, पूरी पृथ्वी पर पड़ा है। भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अवक्षय और पर्यावरण का जो भयंकर प्रदूषण आज हम देख रहे हैं, ये सब उसी लालच और अंधाधुंध शोषण का नतीजा है। इस पूरी स्थिति पर महात्मा गांधी का एक विचार स्रोत सामग्री में दिया गया है जो बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। जी, यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं लगता, बल्कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति पर एक सीधा प्रहार है। बिल्कुल, गांधी जी उस व्यवस्था के खिलाफ थे जहां आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल केवल कुछ लोगों की जेबें भरने के लिए किया जाता है। वो मास प्रोडक्शन यानी अत्यधिक उत्पादन के सख्त खिलाफ थे। ये सोचने वाली बात है। अत्यधिक उत्पादन के बजाय वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि उत्पादन थोड़े से लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर ना हो, बल्कि जन समुदाय द्वारा उत्पादन हो, यानी प्रोडक्शन बाय द मासेस, ताकि संसाधन का दोहन स्थानीय स्तर पर हो और मुनाफा सब में बटे। लेकिन जब लालच ने पृथ्वी को खतरे में डाल दिया, तो दुनिया भर के देशों को मजबूरन एक साथ आना पड़ा, और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक पूरा घटनाक्रम शुरू होता है। हाँ, रातों रात कोई बदलाव नहीं आया था। स्रोत सामग्री के अनुसार 1968 में पहली बार क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत की। फिर 1974 में शूमाकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल आई, जिसमें गांधी जी के इसी दर्शन को दोहराया गया। और फिर 1987 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, ब्रुंडलन आयोग की रिपोर्ट के साथ। हाँ, जिसने दुनिया को सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार दिया, जो बाद में हमारा साझा भविष्य नाम की पुस्तक में छपा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल विचार यही है कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और वर्तमान की जरूरतें पूरी करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाए रखे। और ये सारी थियरी आखिरकार एक बहुत बड़े वैश्विक एक्शन प्लान में बदल गई। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आए थे। बिल्कुल, वहां उन्होंने भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एक मास्टर प्लान अपनाया, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। यह पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। जब हम एजेंडा 21 जैसी किसी वैश्विक घोषणा का नाम सुनते हैं, तो ये सुनने में किसी बड़े न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा लगता है, जो सबने मिलकर बड़े जोश में ले तो लिया, पर क्या सच में इसका कोई स्थानीय या जमीनी प्रभाव होता है? ये शंका बहुत वाजिब है, लेकिन एजेंडा 21 की रूपरेखा बाकी वैश्विक संधियों से बिल्कुल अलग थी। इसका सबसे मुख्य बिंदु ही ये है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना खुद का स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अच्छा, मतलब ये ऊपर से नीचे थोपी गई नीति नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रणनीति है, बॉटम अप अप्रोच। पर्यावरण की समस्या न्यूयॉर्क या जेनेवा में बैठकर हल नहीं हो सकती। जब स्थानीय पंचायत या नगरपालिका अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार खुद योजना बनाती है, तब जाकर वैश्विक स्तर पर यह लक्ष्य हासिल होता है। ये सच में एक बेहद व्यवहारिक नजरिया है। और जब हम स्थानीय भौगोलिक स्थिति और विविधता की बात कर ही रहे हैं, तो भारत से बेहतर उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। भारत में तो संसाधनों की उपलब्धता में भारी विविधता है जी। यहाँ तो प्रचुरता और कमी का एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जैसे स्रोत सामग्री बताती है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखिए, वहां खनिजों और कोयले का अथाह खजाना है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश है,
जहां जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां मूल विकास या बुनियादी ढांचे की बहुत कमी है। और राजस्थान का उदाहरण भी है जहां सौर और पवन ऊर्जा की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की भारी कमी है। बिल्कुल। और लद्दाख, जो एक शीत मरुस्थल है, वह अपनी सांस्कृतिक विरासत में तो बहुत धनी है, लेकिन वहां पानी, महत्वपूर्ण खनिजों और बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। और यही वो विरोधाभास है जो भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन या प्लानिंग को सबसे जरूरी बना देता है। तो भारत में इसके लिए क्या रणनीतियां अपनाई गई हैं? भारत में संसाधन नियोजन के 3 स्पष्ट सोपान यानी चरण हैं। पहला कदम है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना। इसमें सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना शामिल है। ठीक है, मतलब पहले पता लगाओ कि क्या चीज कहाँ है। जी। दूसरा चरण? दूसरा चरण है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करना। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि खदान कहाँ है, उसे निकालने की सही व्यवस्था भी चाहिए। और तीसरा चरण? तीसरा सबसे अहम चरण है संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजना के साथ जोड़ना। ये सुनिश्चित करना कि किसी एक क्षेत्र का संसाधन पूरे देश के विकास में योगदान दे। और भारत ने आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही ये शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और इस बात को परखें कि जिसके पास संसाधन हैं वो अपने आप अमीर बन जाएगा, तो भारत का इतिहास तो इस बात को गलत साबित कर देता है। आप उपनिवेश के इतिहास की बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास तो संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को अपना उपनिवेश कैसे बना लिया? अगर सिर्फ संसाधन होना ही ताकत की चाबी है, तो हम गुलाम कैसे हो गए? ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसका जवाब हमें वापस उसी त्रिकोण पर ले जाता है: प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। अच्छा, वो कैसे? भारत के पास प्रकृति का दिया हुआ असीम कच्चा माल था, लेकिन जो विदेशी ताकतें आईं, वे अपने साथ बेहतर और उन्नत प्रौद्योगिकी लेकर आई थी। और तकनीक के साथ साथ उनके पास मजबूत संस्थाएं भी थीं। जब आपके पास संसाधन हो लेकिन उन्नत तकनीक और सही संस्थाएं न हो, तो वे संसाधन आपकी ताकत बनने के बजाय दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। तकनीक के बिना आप केवल कच्चे माल के सप्लायर बनकर रह जाते हैं। बाप रे, ये सच में एक बहुत बड़ा नजरिया है। मतलब तकनीक और मजबूत संस्थाओं के बिना प्रकृति का खजाना दूसरों को ही आकर्षित करेगा। बिल्कुल। अब इस सारे इतिहास और अर्थशास्त्र को एक मंच की जरूरत होती है जिस पर ये सब खेला जाता है, और वो मंच है हमारी भूमि यानी भू संसाधन। जी, भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं इसी पर होती हैं। स्रोत सामग्री बताती है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी आकृतियों का बंटवारा भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, लगभग 43% हिस्सा मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए बहुत सुविधाजनक है, और 30% हिस्सा पर्वतों का है, जो देखने में तो शायद खेती के काम ना आए, लेकिन ये बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन व पारिस्थितिकी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बाकी बचा 27% हिस्सा पठारी है, जहाँ खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। जी, और भूमि उपयोग के भी कई तरीके हैं, जैसे वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, परती भूमि और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। लेकिन इन सब के बीच डेटा का एक बहुत ही अजीब सा पेज है जिस पर मेरा ध्यान गया। कौन सा पेज? हम कहते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन स्रोत में बताया गया है कि हमारे पास भूमि उपयोग का जो डेटा उपलब्ध है वो केवल 93% भूमि का ही है। हाँ, ये एक बहुत ही तथ्यात्मक बात है। तो एक सेकंड के लिए सोचिए, बाकी 7% जमीन का क्या हुआ? क्या वो डेटा कहीं खो गया? वो डेटा खोया नहीं है, बल्कि हम उस 7% हिस्से का पूरी तरह से सर्वेक्षण ही नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे भौगोलिक और राजनीतिक वास्तविकताएं हैं। मतलब कुछ क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल है। जी, पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है, और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर जो पाकिस्तान और चीन का अधिकार है, वहां का भी सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। ओह, तो ये भू राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का मामला है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो हमारे जो मुख्य टेकअवेज हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। संसाधन केवल निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं।
जी नहीं। वे असल में हमारे तकनीकी ज्ञान और हमारी सामाजिक संरचनाओं का दर्पण हैं। भारत का जो विरोधाभास है, जैसे राजस्थान की धूप बनाम पानी की कमी, ये साबित करता है कि सही नियोजन के बिना प्रकृति का खजाना भी व्यर्थ है। एकदम सही। और जो भी वस्तु हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, वो प्रकृति, इंसान और तकनीक की एक लंबी यात्रा का परिणाम है। इस समझ से किसी का भी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। सदियों से इंसान जमीन, खनिजों और पानी के बंटवारे के लिए लड़ता रहा है। उनके अंधाधुंध उपयोग और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए रियो सम्मेलन और एजेंडा 21 जैसे बड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें, तो आज के समय का एक नया संसाधन पैदा हो चुका है, और वो है डेटा या डिजिटल जानकारी। ये तो बहुत ही प्रासंगिक बात है। जिस तेजी से आज हमारे डिजिटल संसाधनों का दोहन हो रहा है, क्या भविष्य में इस अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए और एक सस्टेनेबल डिजिटल विकास के लिए हमें एक नए डिजिटल एजेंडा 21 की आवश्यकता होगी? ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। जब हम अपने फोन पर सैटेलाइट मैप खोलकर भारत को देखते हैं, हाँ, वो हरा और भूरा सा जो विशाल नक्शा दिखता है स्क्रीन पर। बिल्कुल, मतलब उत्तर में ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, बीच में फैले हुए विशाल मैदान और दक्षिण की तरफ जाता हुआ एक बहुत बड़ा पठार। इस तस्वीर को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि हमारे पास जीवन जीने के लिए, घर बनाने और खेती करने के लिए जमीन की कोई कमी है ही नहीं। है ना? ऐसा लगता है जैसे एक अंतहीन कैनवस है जहां हम जो चाहें कर सकते हैं। एकदम सही। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस विशाल देश का लगभग आधा हिस्सा ऐसा है जहां हम अपना खाना उगा ही नहीं सकते। आज हम उन दस्तावेजों और शोध सामग्री के पन्नों को पलट रहे हैं जो भारत के भू संसाधनों की एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। और ये कहानी बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो ठीक है, आइए आज की इस गहन चर्चा में इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम अक्सर इस मुगालते में रहते हैं कि भारत में असीमित जमीन है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे देश के कुल क्षेत्रफल के केवल 54% हिस्से पर ही खेती संभव है। बाकी जमीन या तो खड़ी चट्टानों और घने जंगलों से घिरी है, या फिर कंक्रीट के शहरों के नीचे पूरी तरह से दबी हुई है। देखिए, ये एक ऐसा सच है जो पहली बार सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब हम उस 54% के आंकड़े को देखते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम कितने नाजुक धागे पर टिके हुए हैं। बिल्कुल। मतलब जमीन कोई निर्जीव सतह नहीं है जिस पर हमने बस अपनी इमारतें खड़ी कर दी हैं। ये एक बहुत ही जटिल और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा महज भूगोल के नक्शों या वो क्या कहते हैं, कुछ बोरिंग आंकड़ों के बारे में नहीं है। हाँ, आंकड़े तो अक्सर बोरिंग ही लगते हैं लोगों को। सही बात है, लेकिन ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, मतलब हमारा 95% भोजन, हमारे कपड़े, हमारे मकान, उस जमीन के साथ लगातार एक टकराव पैदा कर रहे हैं जिसे हम बस धूल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये टकराव पूरे देश में एक जैसा नहीं है। जब मैं इन दस्तावेजों को पढ़ रहा था, तो मुझे जमीन के उपयोग में एक भयानक असमानता दिखी। वो कैसे? एक तरफ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं, जहां आप ट्रेन से गुजरें तो मीलों तक सिर्फ खेती ही खेत नजर आते हैं। मतलब वहां की कुल जमीन के 80% से ज्यादा हिस्से पर खेती होती है। लेकिन वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ जाएं, वहां का भूगोल तो बिल्कुल अलग है। हाँ, वहाँ 10% से भी कम इलाके में खेती होती है। ऐसा लगता है जैसे एक ही देश की सीमाओं के भीतर दो बिल्कुल अलग अलग ग्रह मौजूद हों। इसके पीछे का विज्ञान और इतिहास बहुत दिलचस्प है। ये असमानता मुख्य रूप से वहाँ की भौगोलिक स्थिति, मिट्टी की गहराई और जलवायु का सीधा परिणाम है। पहाड़ों पर आप जमीन को समतल करके विशाल खेत तो बना नहीं सकते ना। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम खेती से थोड़ा आगे बढ़कर इस पूरे जमीन के गणित को देखें, तो एक और बड़ा संकट सामने आता है। हमारे देश में मवेशियों और पशुधन की एक बहुत बड़ी आबादी है, शायद दुनिया में सबसे बड़ी। हाँ, बाप रे। और उनके लिए जो स्थायी चरागाह हुआ करते थे, वे लगातार खत्म हो रहे हैं। ये तो एक बुनियादी गणित का सवाल हो गया ना। अगर करोड़ों मवेशी हैं और चरागाह सिकुड़ रहे हैं, तो ये जानवर अपना पेट भरने के लिए चाह कहाँ रहे हैं?
क्या इसका मतलब ये है कि हम बची हुई खेती की जमीन और जंगलों पर और ज्यादा दबाव डाल रहे हैं? एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। जब चारागाह नहीं होते तो मवेशी सीधे तौर पर खेती के अवशेषों पर या फिर जंगलों के किनारों पर निर्भर हो जाते हैं। और जंगलों की बात करें तो हमारी राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में बनी थी, अच्छा, 1952 में? काफी पुरानी है। हाँ, तो उसका एक बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक लक्ष्य था। उस नीति के अनुसार एक स्वस्थ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% हिस्सा वनों से ढका होना चाहिए। 33%? बिल्कुल। 33% वो जादुई आंकड़ा है जो मौसम के चक्र को सही रखता है और मिट्टी को बहने से रोकता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हम उस लक्ष्य से अभी भी काफी दूर हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ पेड़ों को गिनने का मसला नहीं है। उन जंगलों के आसपास रहने वाले लाखों आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की पूरी अर्थव्यवस्था उन्हीं वनों पर टिकी है। तो एक तरफ हमें पर्यावरण को बचाने के लिए 33% जंगल चाहिए, दूसरी तरफ हमें अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा खेत चाहिए। और इन सब के बीच हमारे शहर, हमारी बस्तियां, मतलब सड़कें और बड़े बड़े उद्योग भी फैल रहे हैं जो जमीन को निगलते जा रहे हैं। बिल्कुल, जमीन तो उतनी ही है ना। तो यहाँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं कि बुनियादी ढांचे और उद्योगों के लिए गैर कृषि भूमि लगातार बढ़ रही है, तो क्या हम ये मान लें कि हमारा विकास ही हमारी खेती और हमारे जंगलों का सबसे बड़ा दुश्मन है? मतलब क्या तरक्की और प्रकृति एक साथ नहीं चल सकते? देखिए, ये एक बहुत आम धारणा है कि विकास ही पर्यावरण का दुश्मन है। लेकिन अगर हम डेटा को गहराई से पढ़ें तो असली अपराधी विकास नहीं है, असली अपराधी है भूमि प्रबंधन की अवहेलना। अवहेलना मतलब लापरवाही? हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब हम कोई नई सड़क या फैक्ट्री बनाते हैं बिना ये सोचे कि वहाँ पानी कैसे बहेगा या वहाँ की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, तो हम विकास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ संसाधनों को लूट रहे हैं। लंबे समय तक बिना सोचे समझे लगातार जमीन का दोहन करना और उसके संरक्षण को नजरअंदाज करना, ये वो चीज है जो जमीन को बंजर बना रही है। अगर विकास की योजना पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई जाए तो दोनों बिल्कुल सह अस्तित्व में रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारी लापरवाही के कारण जमीन का भारी निम्नीकरण या पतन हो रहा है। जमीन का पतन, जब मैंने रिसर्च के हिस्से को पढ़ा तो इसके आंकड़ों ने सच में मुझे डरा दिया। क्या आप बता सकती हैं कि इस समय भारत में कितने बड़े पैमाने पर जमीन बर्बाद हो चुकी है? सरकारी सर्वेक्षणों और इस शोध सामग्री के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत यानी डिग्रेडेड हो चुकी है। 13 करोड़ हेक्टेयर, ये तो कल्पना से भी बाहर का आंकड़ा है। और यह बर्बादी अलग अलग रूपों में है। इस 13 करोड़ हेक्टेयर में से लगभग 28% भूमि उन जंगलों के अंतर्गत आती है जो अब कट चुके हैं या बर्बाद हो गए हैं। बाप रे। 56% हिस्सा वो है जहां की मिट्टी को पानी ने धो डाला है, और बाकी का हिस्सा वो है जो या तो बहुत ज्यादा खारा हो गया है या फिर क्षारीय हो गया है। मानव गतिविधियों ने प्राकृतिक ताकतों के साथ मिलकर इस जमीन को नष्ट करने की एक तेज रफ्तार मशीन तैयार कर दी है। और दस्तावेजों में जो सबसे अजीब बात मुझे लगी वो ये थी कि हर राज्य ने अपनी जमीन को बर्बाद करने का एक अलग ही तरीका ईजाद कर लिया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प और दुखद बात है। जैसे अगर हम झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा की बात करें तो वहां खनन यानी माइनिंग ने जमीन को छलनी कर दिया है। मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूं कि खनन के बाद खुले छोड़ दिए गए वे गहरे गड्ढे और खाइयां कैसी दिखती होंगी। वो किसी विज्ञान कथा फिल्म के उजड़े हुए परिदृश्य जैसे दिखते हैं। खनन कंपनियां जमीन के अंदर से खनिज तो निकाल लेती है, लेकिन उसके बाद उस इलाके को बिना भरे मलबे के ढेरों के साथ वैसे ही खुला छोड़ देती हैं। ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। हाँ, इससे न सिर्फ वहां बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाते हैं, बल्कि वो जमीन भविष्य में किसी भी प्राकृतिक वनस्पति के उगने लायक नहीं रहती। वहीं दूसरी ओर अगर हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो वहां कहानी बिल्कुल अलग है। वहां सबसे बड़ा कारण है अति पशुचारण यानी ओवरग्रेजिंग। ये अति पशुचारण जमीन को कैसे नष्ट करता है? जानवर सिर्फ घास ही तो खाते हैं ना? बात सिर्फ घास खाने की नहीं है। जब हजारों मवेशी लगातार एक ही इलाके में चरते हैं तो वे सिर्फ घास के ऊपरी हिस्से को नहीं खाते, बल्कि कई बार जड़ों को भी उखाड़ देते हैं। अच्छा। इसके अलावा
उनके खुरों के लगातार पड़ने से जमीन दबकर एकदम कठोर हो जाती है। अब जब जमीन इतनी कठोर हो जाती है तो बारिश का पानी उसमें रिसने के बजाय तेजी से ऊपर से बह जाता है और अपने साथ ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे जमीन अपना सुरक्षा कवच ही खो देती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी। वहां जमीन पानी की कमी से नहीं बल्कि पानी की अधिकता से बर्बाद हो रही है। हाँ, अधिक सिंचाई या ओवर इरिगेशन। यहाँ यह विषय वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है। यह मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे किसी छोटे पौधे को जल्दी बड़ा करने के लालच में कोई उसे दिन में 10 बार पानी दे और अंततः वो पौधा गलकर मर जाए। हम तो हमेशा पानी को अमृत मानते हैं ना, फिर ये मिट्टी के लिए जहर कैसे बन रहा है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें और जलाक्रांतता यानी वाटर लॉगिंग के विज्ञान को समझें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। बताइए। देखिए, मिट्टी के अंदर गहराई में प्राकृतिक रूप से कई तरह के लवण यानी सॉल्ट्स और क्षारीय तत्व मौजूद होते हैं। जब किसान खेतों में लगातार जरूरत से ज्यादा पानी भरकर रखते हैं तो वह पानी गहराई में जाता है और उन लवणों को अपने साथ घोलकर वापस जमीन की ऊपरी सतह पर ले आता है। तो मतलब नमक ऊपर आ जाता है। एकदम सही। और बाद में जब धूप से पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है तो वो नमक जमीन के ऊपर एक सफेद कठोर परत के रूप में जम जाता है। ये नमक मिट्टी की उर्वरता को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो मतलब अमृत ने ही मिट्टी की जान ले ली। और फिर रिसर्च में औद्योगिक प्रदूषण का भी जिक्र है। ये बताया गया है कि सीमेंट उद्योग में जब चूना पत्थर पीसा जाता है या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योगों से जो धूल उड़ती है वो भी जमीन को बर्बाद करती है। अब कोई सोचेगा कि धूल जमीन पर गिरेगी तो क्या नुकसान करेगी, आखिर जमीन भी तो धूल ही है। यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं। जमीन और धूल में बहुत फर्क है। जब सीमेंट फैक्ट्रियों से निकलने वाली बारीक रासायनिक धूल जमीन पर एक परत के रूप में जम जाती है तो वो मिट्टी के छोटे छोटे छिद्रों को पूरी तरह से बंद कर देती, मतलब चोक कर देती है। अच्छा, जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी इंसान के चेहरे पर प्लास्टिक की थैली बांध दी जाए। वो मिट्टी पानी सोखना बंद कर देती है, वो सांस लेना बंद कर देती है। ये सांस लेना या दम घोटना सुनकर बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमारे दिमाग में जमीन की छवि बस एक पत्थर या मृत चीज की होती है। लेकिन जब मैंने शोध सामग्री के अगले हिस्से को गहराई से पढ़ा तो मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। वहां स्पष्ट लिखा है कि मिट्टी वास्तव में एक जीवंत तंत्र है। जी, एक लिविंग सिस्टम। मतलब ये सिर्फ मरे हुए पत्थर के टुकड़े नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मिट्टी एक ऐसा तंत्र है जो लगातार बदल रहा है, बन रहा है। लोगों को ये जानकर हैरानी होती है कि सिर्फ कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी जो हमारे पैरों के नीचे होती है उसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सच में लाखों वर्ष? जी हाँ, लाखों वर्षों तक सूरज की गर्मी चट्टानों को चटकाती है, फिर पानी उन्हें घिसता है, हवा उन्हें उड़ाती है और हिमनद उन्हें पीसते हैं। इन सारी भौतिक क्रियाओं के साथ साथ हजारों रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं। पेड़ पौधों और मरे हुए जीवों के सड़ने से उसमें ह्यूमस मिलता है। ये सब मिलकर उस जीवन का निर्माण करते हैं जिसे हम मिट्टी कहते हैं। बाप रे। और इसीलिए भारत जैसे विशाल देश में जहां भूगोल हर 100 किलोमीटर पर बदल जाता है, वहां की मिट्टी के भी अपने अलग अलग व्यक्तित्व हैं। उनकी अपनी एक उम्र है, अपने एक स्वभाव है। बिल्कुल। तो चलिए इन मिट्टियों की कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल की, जो पूरे उत्तर भारत के मैदानों में बिछी है। ये कैसे बनी? जलोढ़ मृदा असल में नदियों के सफर की कहानी है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां जब हिमालय से निकलती हैं तो वे बेहद तेज होती हैं। वे अपने साथ पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों को काटती और पीसती हुई लाती हैं। जब वे मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है और वे इस पीसे हुए बारीक पाउडर को, जिसे हम गाद या सिल्ट कहते हैं, पूरे मैदान में बिछा देती हैं। और रिसर्च बताती है कि इस जलोढ़ मिट्टी में भी 2 पीढ़ियां हैं। एक है पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं और दूसरा है नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। इसे समझने का कोई आसान तरीका है क्या? हाँ, इसे आप एक घर की दीवार की तरह समझ सकते हैं। बांगर उस दीवार की पुरानी खुरदुरी ईंटों और कंकड़ पत्थरों से बनी नींव की तरह है जो थोड़ी ऊंचाई पर होती है और जिसमें कंकड़ की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, और खादर? वहीं खादर हर साल नदियों की बाढ़ द्वारा लाई गई नई, बिल्कुल ताज़ा और महीन प्लास्टर की तरह है।
खादर के कण बहुत बारीक होते हैं और ये अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ होती है। शायद इसीलिए उत्तर भारत के इन मैदानों में गन्ना, चावल, गेहूं जैसी फसलें इतनी ज्यादा होती हैं। जमीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ सघन खेती होती है और इसीलिए यहाँ इंसानों की आबादी का घनत्व भी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, जहाँ अच्छा खाना मिलेगा लोग वहीं तो बसेंगे ना। सही बात है। अब आते हैं उस मिट्टी पर जिसका स्वभाव मुझे सबसे दिलचस्प लगा, काली मृदा, या जिसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा मुख्य रूप से दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, मतलब महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश के इलाकों में। इसका जन्म लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के लावा से हुआ है। अच्छा, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। हाँ बिल्कुल। इस मिट्टी के बारे में पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक स्मार्ट स्पंज की छवि बन रही थी। मैंने पढ़ा कि गर्मियों में जब भयानक सूखा पड़ता है तो इस काली मिट्टी में बहुत गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी प्यास से फट गई हो। हाँ, वो दरारें काफी गहरी होती हैं। लेकिन असल में वो खुद को फाड़कर हवा को अंदर खींच रही होती है ताकि उसमें वायु का सही मिश्रण हो सके। और जैसे ही मानसून की पहली बारिश की बूंदें इस पर गिरती हैं, ये स्पंज की तरह पानी को सोख लेती हैं और इतनी चिपचिपी हो जाती हैं कि अगर किसान पहली बारिश में ही जुताई ना करे तो इसमें ट्रैक्टर या हल चलाना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, एकदम सही। ये प्रकृति का अपना एयर कंडीशनिंग और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी खूबी के कारण ये मिट्टी कपास यानी कॉटन की खेती के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। कमाल है। अब इसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली मिट्टी की बात करते हैं, लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से आया है। लेटराइट, तो लेटर का क्या मतलब होता है? लेटर का मतलब होता है ईंट। अरे ईंट? क्या ये मिट्टी ईंट जैसी कठोर होती है? हाँ, सूखने पर। इसका निर्माण ऐसे इलाकों में होता है जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है और भयंकर बारिश होती है, जैसे हमारे पश्चिमी घाट के इलाके। यहाँ एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसे निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। लीचिंग, इसे हम फिल्टर कॉफी या पोर ओवर कॉफी के तरीके से समझ सकते हैं ना। जब आप कॉफी पाउडर पर ऊपर से खौलता हुआ पानी डालते हैं तो पानी सारा स्वाद और रंग लेकर नीचे कप में चला जाता है और ऊपर सिर्फ बिना स्वाद का सूखा पाउडर बच जाता है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। भारी बारिश बिल्कुल उसी खौलते पानी की तरह काम करती है। वो मिट्टी के सारे जरूरी पोषक तत्वों को अपने साथ घोलकर जमीन की गहराई में ले जाती है। तो ऊपर कुछ नहीं बचता? बहुत कम। और क्योंकि वहां का तापमान बहुत अधिक होता है तो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया जैविक पदार्थों को सड़ा के ह्यूमस बनाते हैं, वे भीषण गर्मी में मर जाते हैं। नतीजतन इस मिट्टी में उपजाऊपन बहुत कम रह जाता है। लेकिन यहाँ इंसानी दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। मिट्टी में खुद की कोई ताकत नहीं बची, फिर भी हमने हार नहीं मानी। दस्तावेज बताते हैं कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किसान इसी लेटराइट मिट्टी में भारी मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर उसमें चाय और कॉफी उगा रहे हैं। बिल्कुल। और तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी तो काजू की फसल के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंसान मिट्टी की कमजोरियों को भी अपने फायदे के लिए मोड़ सकता है। और कुछ ऐसा ही हम मरुस्थलीय मृदा के साथ भी करते हैं, जो मिट्टी लाल और भूरे रंग की होती है और काफी रेतीली होती है। हाँ, मरुस्थली मिट्टी। इसमें तो नमक इतना ज्यादा होता है कि मैंने पढ़ा कुछ इलाकों में लोग बस झीलों के पानी को वाष्पीकृत करके खाने का नमक बना लेते हैं। सही पढ़ा आपने। और इसके नीचे कैल्शियम, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहते हैं, उसकी एक मोटी परत होती है जो पानी को नीचे नहीं जाने देती। तो ऐसी सूखी रेत में खेती कैसे हो सकती है? पश्चिमी राजस्थान इसका जीता जागता प्रमाण है। इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाओं ने दिखा दिया है कि अगर इस रेतीली मिट्टी को सही तरीके से सिंचाई का पानी मिल जाए तो ये कंकर की परत जो पानी को नीचे जाने से रोकती है, हाँ, वही परत पानी को पौधों की जड़ों के पास रोककर रखने का काम करने लगती है और ये जमीन भी लहलहाते खेतों में बदल सकती है। ये सब सुनकर लगता है कि प्रकृति ने लाखों सालों की मेहनत से हमारे लिए एक खजाना तैयार किया है। लेकिन चर्चा का अगला हिस्सा हमें वापस एक कड़वी सच्चाई की तरफ खींच लाता है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। कैसे प्राकृतिक ताकतें और हमारी अपनी गलतियां इस अनमोल खजाने को बहा ले जा रही हैं। प्राकृतिक रूप से मिट्टी के बनने और उसके बहने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है और उनके बीच एक संतुलन होता है। लेकिन हमने बड़े पैमाने पर जंगल काटकर, अंधाधुंध निर्माण कार्य करके और जमीन को खुला छोड़कर उस संतुलन को तोड़ दिया है। वो कैसे? देखिए, जब पानी बहुत तेजी से बहता है
तो वो मिट्टी को काटते हुए गहरी नालियां बना देता है। इसे अवनलिका अपरदन या गली इरोजन कहते हैं। चंबल नदी की घाटी में जो खड्ड या बीहड़ है, जहां कभी डाकुओं की छिपने की जगह हुआ करती थीं, वे कोई प्राकृतिक पहाड़ियां नहीं है। वे पानी द्वारा गहरी काटी गई मिट्टी की खाइयां हैं, जिन्होंने उस पूरी जमीन को खेती के अयोग्य बना दिया है। बाप रे। इसके अलावा मैंने चादर अपरदन या शीट एरोजन के बारे में भी पढ़ा, जहां एक बड़े ढलान से पानी की पूरी चादर की तरह एक साथ बहने से ऊपरी मिट्टी पूरी तरह धुल जाती है। बिल्कुल, हवा भी पीछे नहीं है, वो सूखी और ढीली मिट्टी को उड़ा ले जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा झटका मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि कई बार किसान अनजाने में खुद अपनी जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे अगर ढाल वाली जमीन पर आप ऊपर से नीचे की तरफ सीधे हल चलाते हैं, तो आप पानी के बहने के लिए एक सीधा नाला बना देते हैं, और फिर बारिश का पानी तेजी से उसी नाले से मिट्टी को काटता हुआ नीचे बह जाता है। यही कारण है कि कृषि के सही तरीकों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम इस अपरदन को रोक नहीं सकते, विज्ञान ने हमें इसके स्पष्ट तरीके दिए हैं। हाँ, जैसे समोचित जुताई या कॉन्टोर प्लॉइंग। इसमें ढलान पर ऊपर से नीचे हल चलाने के बजाय ढलान की गोलाई के साथ साथ हल चलाया जाता है। बिल्कुल। मैं इसे ऐसे विजुलाइज करता हूँ जैसे किसी ढलान वाले रास्ते पर पानी की स्पीड को कम करने के लिए छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हों। हाँ, एकदम सटीक एनोलॉजी है। वो नालियां पानी की गति को तोड़ देती हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सीढ़ीदार कृषि या टेरेस फार्मिंग भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। पहाड़ी ढलानों को काटकर चौड़ी सीढ़ियां बना दी जाती हैं ताकि पानी का बहाव धीमा हो जाए। अच्छा, और मैदानी इलाकों का क्या? मैदानी इलाकों में पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग की जाती है। इसमें बड़ी बड़ी फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, जो तेज हवाओं के जोर को कम कर देती हैं और मिट्टी को उड़ने से बचाती हैं। और जहां बहुत ज्यादा रेत उड़ती है, जैसे पश्चिमी भारत में, वहां पेड़ों को एक लंबी कतार में लगाकर रक्षक मेखला या शेल्टर बेल्ट तैयार की जाती है। ये पेड़ एक हरी दीवार की तरह काम करते हैं, जो तेज हवाओं को रोककर रेत की टीलों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जी। तो आखिर इन सब का क्या मकयाना है? मतलब ये सब विज्ञान और किताबें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। क्या ये तरीके सच में जमीन पर काम करते हैं, या ये सिर्फ पर्यावरण सेमिनारों में बोलने के लिए अच्छे हैं? आपका ये संशय स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत सामग्री में कुछ ऐसी सफलता की कहानियां दर्ज है जो साबित करती हैं कि जब समुदाय ठान ले तो जमीन की मौत को भी टाला जा सकता है। सुखोमाजरी गांव और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अरे हाँ, मैंने सुखोमाजरी के आंकड़े देखे हैं, वो सच में हैरान करने वाले हैं। वहां 1976 में 1 हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ 13 पेड़ बचे थे। जरा इसकी कल्पना कीजिए, एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी जगह और वहां सिर्फ 13 उदास सूखे हुए पेड़ खड़े हैं। मतलब जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। बिल्कुल कठोर। लेकिन वहां के लोगों ने जल और भूमि प्रबंधन का जिम्मा अपने हाथों में लिया। उन्होंने चराई पर नियंत्रण किया और पानी को सहेजा। नतीजा ये हुआ कि 1992 आते आते उसी 1 हेक्टेयर में, उसी फुटबॉल के मैदान जितनी जगह में पेड़ों की संख्या 13 से बढ़कर 1272 हो गई। 13 से 1272? हाँ, ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं था, ये एक मरे हुए पारिस्थितिकी तंत्र में जान फूंकने जैसा था। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसका असर सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं रहा। इससे गांव वालों की जेबों पर सीधा असर पड़ा। जब जंगल लौटे तो जमीन में नमी आई, जिससे खेती सुधरी, पशुओं के लिए अच्छा चारा मिला, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ा, आर्थिक विकास भी हुआ। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि 1979 से 1984 के सिर्फ 5 सालों के भीतर सुखोमाजरी के परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 रुपए से उछलकर 15,000 रुपए हो गई। उस जमाने के हिसाब से एक गरीब गांव के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बूम था। पर्यावरण संरक्षण को हमेशा एक सामाजिक कार्य, एनजीओ के काम या दान पुण्य की तरह देखते हैं। सही बात है। लेकिन सुखोमाजरी हमें बताता है कि पर्यावरण की रक्षा करना शुद्ध अर्थशास्त्र है, प्योर इकोनॉमिक्स। जब आप अपनी जमीन और पर्यावरण का पुनर्जनन करते हैं तो समाज में सीधे तौर पर आर्थिक समृद्धि आती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी फॉर्मूले को बड़े पैमाने पर लागू किया। उन्होंने जल विभाजक प्रबंधन या वाटरशेड मैनेजमेंट की पूरी शक्ति सीधे स्थानीय लोगों और समुदायों को सौंप दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश के लोगों ने 29 लाख हेक्टेयर जमीन को, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1% है, अपने दम पर हरा भरा करने का बीड़ा उठाया।
जब फैसले सरकारी दफ्तरों से निकलकर गांव की चौपालों तक पहुंचते हैं तो नीतियां जमीन पर सच में चमत्कार बन जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हमने जिस यात्रा की शुरुआत एक नक्शे से की थी, वो अब एक बहुत गहरे संदेश पर आकर रुकती है। हाँ, अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जिस जमीन पर हम चलते हैं वो सिर्फ एक संपत्ति नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। ये लाखों सालों की एक अनमोल विरासत है। वो 54% खेती योग्य जमीन का आंकड़ा कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि वो हमेशा उतना ही रहेगा। अगर हम अपनी जमीन को कंक्रीट से ढकते रहें, पानी में डुबोते रहें और हवा में उड़ने देते रहें तो वो सिकुड़ता जाएगा। लेकिन सुखोमाजरी हमें ये उम्मीद भी देता है कि अगर हम चाहें तो जमीन को वापस जिंदा भी कर सकते हैं। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के सामने एक विचार रखना चाहूंगी। एक ऐसा विचार जो स्रोत सामग्री के बिल्कुल पहले पन्ने और विज्ञान की एक बुनियादी परिभाषा से जुड़ा है। बताइए। हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि मिट्टी एक नवीकरणीय या रिन्यूएबल संसाधन है, यानी ये फिर से बन सकती है। ये सच है, लेकिन जरा सोचिए, अगर महज 1 या 2 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में प्रकृति को लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो एक इंसान की जिंदगी या यहाँ तक के पूरी मानव सभ्यता के इतिहास के नजरिए से देखें तो क्या मिट्टी वाकई में रिन्यूएबल है? ये तो बहुत ही डराने वाला नजरिया है। इसका मतलब है कि व्यावहारिक रूप से हम जिस मिट्टी को रोज बहा रहे हैं वो हमारे लिए तो कभी वापस नहीं आने वाली। बिल्कुल। मानव जीवन काल के पैमाने पर मिट्टी पूरी तरह से एक गैर नवीकरणीय संसाधन की तरह व्यवहार करती है। हम उस विरासत को असीमित मानकर अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं, जिसे अगर हमारी आज की पीढ़ी ने नष्ट कर दिया तो आने वाली हजारों पीढ़ियां अपनी पूरी वैज्ञानिक ताकत लगाकर भी उसे वापस नहीं ला पाएंगी। क्या बात है, मतलब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। ये एक ऐसा विचार है जो अगली बार जब आप जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाएंगे तो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपके हाथ में महज धूल है या लाखों सालों का इतिहास। अगली बार जब आप भारत का नक्शा देखें तो उसे एक अंतहीन जमीन की तरह नहीं, बल्कि एक नाजुक सांस लेते हुए तंत्र की तरह दिखेगा। एक ऐसा तंत्र जो हमें जिंदा रखे हुए है, लेकिन जिसे आज खुद हमारी सख्त जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।